कैक्टस। जब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा तब दीदिया के लिए सुंदर सी लाल रंग की ऊंची एड़ी की सैंडल खरीदूंगा, जैसे हमारे स्कूल की बड़ी बहन जी पहनती है। कहानी इस प्रकार से है। माँ जैसी बहन पहली बार मदद मांग रही थी और मेरा जलता मन कांटों पर लौट रहा था। नागफनी कैक्टस की चुभन के बीच एक चेहरा उभरा। मन को किसी करवट चैन नहीं मिल रही। बहुत चाव था बेटे को डॉक्टर बनाने का। क्या कमी की मैंने? अच्छी से अच्छी कोचिंग दिलवाई। कोचिंग सेंटर आने जाने के लिए साहबजादे अड़ गए कि बाइक चाहिए, वो भी दिलवाई। ये तीसरा साल था मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने का उसका। इस वर्ष भी क्लियर न कर पाया। उसकी इन असफलताओं का भले ही उस पर कोई असर न पड़ा हो, पर मेरा मन कहीं से दरक गया। आखिर कहाँ, किस जगह मुझसे गलती हो गई? बहुत अधिक लाड़ प्यार, या शायद मेरा उसके प्रति महत्वाकांक्षी हो जाना। दीदिया का फ़ोन आया। दीदिया मेरी बड़ी बहन। माँ तो मुझे 2 वर्ष का दीदिया की गोद में छोड़ अनंत यात्रा पर चली गई। मेरे लिए तो माँ बहन जो भी मान ले दीदिया ही थी। दीदिया उस समय पहली कक्षा में पढ़ती होगी जब वो मुझे गोदी में लेकर अपने साथ स्कूल ले जाती, मुझे पास में बिठा लेती, कागज़ की पुड़िया में बंधे मुरमुरे और गुड़ भेली मुझे थमा देती। मैं आराम से खाता, वो पढ़ाई करती। हाँ, कभी कभी मैं चोरी से उसकी खड़िया लेकर चाटता। पकड़े जाने पर हल्का सा धोल मेरी पीठ पर लगा देती, फिर अपनी फ्रॉक से मेरा मुंह पोंछती। गांव के मेले ठेले में कई तरह के झूले लगते। एक बार स्कूल से लौटते हुए लकड़ी के झूले के सामने मैं रुक गया। जिद कर बैठा झूला झूलने की। 2 पैसे में झूले के 4 चक्कर, नीचे से ऊपर फिर नीचे। झूले वाला लगवाता। बहुत मज़ा आता जब झूला ऊपर से नीचे की ओर आता। दीदिया ने अपना बस्ता देखा। 2 क्या, 1 भी पैसा नहीं था उसमें। मेरा रोना मचलना बदस्तूर जारी था। दीदिया की आंखों में नीरता थी। वो झूले वाले से बार बार कह रही थी, ओ झूले वाले भैया, मेरे भाई को आज अपने झूले में बिठा लो, मैं कल तुम्हें पैसे दे दूँगी। झूले वाला बोला, तुम उसके जूते मेरे पास रख दो, कल आकर पैसे दे देना और जूते ले जाना। उसकी पूरी निगाह मेरे नए जूतों पर थी और मुझ पर तो झूला झूलने का भूत सवार था। मैं फटाफट अपने जूते उतारने लगा। दीदिया ने मुझे रोक दिया और अपनी चप्पलें उतार कर उसकी ओर बढ़ा दी। शायद झूले वाले को सौदा बुरा नहीं लगा। उसने मुझे झूले पर बिठा लिया। दीदिया गरम धूल मिट्टी में नंगे पैर पैदल मुझे लेकर घर लौटी। दूसरे दिन झूला वहाँ से उठ चुका था। मैं रास्ते भर सोचता रहा, जब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा तब दीदिया के लिए सुंदर सी लाल रंग की ऊंची एड़ी की सैंडल खरीदूंगा, जैसे हमारे स्कूल की बड़ी बहन जी पहनती है। 10वीं के बाद दीदिया के हाथ पीले कर दिए गए। वो पढ़ने में बहुत तेज़ थी, पर बाबू की माली हालत ऐसी नहीं थी कि 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके। ससुराल चली गई दीदिया। उसका ससुराल संयुक्त और संपन्न था। इतनी बड़ी मिठाई की दुकान उस कस्बे में किसी की भी न थी। दीदिया के ससुर, जेठ, पति और देवर दुकान संभालते और हिस्सेदारी भी थे दुकान के। दीदिया जब भी मायके आती मेरे लिए नए कपड़े और मिठाई लेकर आती। जाते समय मेरे हाथों में रुपए रखती। मैं उनके पैर छूता तो आशीर्वाद देती और कहती, खूब पढ़ना, बड़ा आदमी बनना, बाबू का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना। समय अपनी गति से चल रहा था। सब कुछ यथावत था, शांत और स्थिर। अचानक परिस्थितियां उलट गई। परिवार के एक मजबूत स्तंभ के ढहते ही दीवारें आपस में टकराने लगी। दीदिया के ससुर का देहांत क्या हुआ। भाइयों में त्याग और प्रेम की भावनाएं ऐसे बिखरी कि उनकी माँ भी उन्हें समेट ना पाई। जब भी बंटवारा होता है, अपनत्व तो विगलित होता ही है, समृद्धि भी श्रीहीन हो जाती है। कहते हैं दुख कभी अकेला नहीं आता, बहुत सी परेशानियां साथ में लाता है।
दिदिया को बेटी की तरह प्यार देने वाली उनकी ममतामयी सास नहीं रही। वो दिन याद है मुझे, गुड़िया के जन्म पर अन्नप्राशन के समय उनकी सास ने सोने की चम्मच से उसे खीर चटाई थी। दिदिया अक्सर कहती, अम्मा के प्राण तो गुड़िया में बसते हैं। जीजा जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तपेदिक ने उनको जकड़ लिया था। अब वे अकेली दुकान संभालने के साथ छोटी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने लगी थी। पति की बीमारी और गुड़िया की पढ़ाई का खर्च, जीवन रण में योद्धा की भांति लड़ना उन्होंने सीख लिया। मेरी अच्छी खासी गृहस्थी, मैं, पत्नी और बेटा आर्थिक रूप से संपन्न। इतनी परेशानियों में भी उन्होंने मुझसे कोई सहायता नहीं मांगी। मुझसे क्या, शायद किसी के भी आगे हाथ ना फैलाया होगा उन्होंने। बहुत स्वाभिमानी रही वो। आज फ़ोन पर उन्होंने कहा, मुन्ना, मैं बहुत मुश्किल में गुड़िया को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, पर फीस में कुछ रुपयों की कमी पड़ रही है। अगर तू हेल्प कर सके। वो बात पूरी भी न कर पाई कि मैं बोल पड़ा, दीदिया क्या बताएं, कुमुद, उनकी पत्नी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। इधर जो नया फ्लैट लिया उसकी किस्तें भी जा रही हैं। हाथ बहुत तंग है, वरना सरासर झूठ बोल गया मैं। झूठ तो बोल गया पर मन बेचैन हो गया। क्यों ऐसा कहा मैंने? मन के पाप को पकड़ लिया मैंने। मेरे मन में ईर्ष्या का कैक्टस उगाया था। हमारे सुपुत्र सारी सुविधाओं के बावजूद परीक्षा पास न कर पाए और दिदिया की बेटी ने असामान्य परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर ली। हालांकि इस असफलता और सफलता के बीच बहुत से बौद्धिक मनोवैज्ञानिक कारण थे, पर मेरा मन तो एक ही जगह अटका था। गुड़िया पहली बार में ही परीक्षा में सफल हो गई और हमारे शहजादे। दीदिया ने अगर गुड़िया के विवाह हेतु मदद मांगी होती तो मैं खुशी खुशी उनकी मदद करता, पर उनकी इस मदद की मांग ने जैसे मेरे मन के मर्म पर कैक्टस के कांटे चुभो दिए। बहुत आहत हुआ मैं। तभी विचारों के झंझावत के बीच ममतामयी चेहरा मेरे सामने आ गया। उनकी आवाज़ कानों में गूंज गई, ए झूले वाले भैया, मेरे भाई को। गर्म जलती ज़मीन की याद ने सिर झुका दिया। उस माँ स्वरूपा बहन के न जाने ऐसे कितने ऋण हैं मुझ पर। मैंने मोबाइल उठा लिया दीदिया के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। दोस्तों, ये भाई और बहन के प्यार की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।